हेलो एंड वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ एड्यूकेमी। आई एम इशिता और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द टॉपिक डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा। हम डिस्कस करेंगे इनके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, द हिस्टोरिकल टाइमलाइन ऑफ दिस पोस्ट एंड द करंट डिबेट सराउंडिंग इट्स वैकेंसी। सो लेट्स बिगिन। सो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड कि ये पोस्ट न्यूज में क्यों आया है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के चीफ हैं, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को बोला कि इलेक्ट करवा दीजिए लोकसभा डेप्यूटी स्पीकर। लोकसभा डेप्यूटी स्पीकर एक पोस्ट जो 2 कंसेक्यूटिव टर्म से वेकेंट है। सो फर्स्ट टू 16th लोकसभा हर बार एक डेप्यूटी स्पीकर होता था, लेकिन 17th लोकसभा ऐसी फर्स्ट लोकसभा हुई जिसमें कोई डेप्यूटी स्पीकर नहीं था। एंड करंट लोकसभा विच इज द 18th, उसमें भी ये पोस्ट अभी भी वेकेंट है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी जी को बोला कि डेप्यूटी स्पीकर का इलेक्शन होना चाहिए। साथ ही उन्होंने बोला कि prolonged vacancy of this post violates constitutional provisions. Which constitutional provisions? वो हम आगे की स्लाइड्स में पढ़ेंगे। And it undermines India's democratic principles. इस पोस्ट को इलेक्ट ना करने से इंडिया में डेमोक्रेटिक डेफिसिट हो रहा है। So we are going to understand this issue in complete detail. So let's continue. जो इंडियन पार्लियामेंट है, it comprises of the president and the 2 houses, लोकसभा and राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा के अपने प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं। लोकसभा में द प्रिसाइडिंग ऑफिसर इज कॉल्ड स्पीकर और राज्यसभा में उसको चेयरमैन बोला जाता है। नाउ इन लोकसभा, सेकंड इन कमांड टू द प्रिसाइडिंग ऑफिसर इज कॉल्ड द डेप्यूटी स्पीकर। और यही पोस्ट है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो वेकेंट है 2 कंसेक्यूटिव टर्म से। अब डेप्यूटी स्पीकर का मेन रोल होता है दैट इन द एब्सेंस ऑफ द स्पीकर, Deputy Speaker assumes the role of the presiding officer of the Lok Sabha and वो इंश्योर करते हैं कि स्पीकर की एब्सेंस में जो भी लोकसभा के लेजिस्लेटिव प्रोसीडिंग्स हैं वो बहुत स्मूथली कैरिड आउट हो पाए। अब बात करते हैं हिस्टोरिकल टाइमलाइन ऑफ दिस पोस्ट कि ये पोस्ट बना कैसे। तो 1853 का चार्टर एक्ट सबने पढ़ा है। उस चार्टर एक्ट में बनी थी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। उस लेजिस्लेटिव काउंसिल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया चेयर करते थे। फिर 1919 में आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इस एक्ट ने बनाए द इंस्टीट्यूशंस ऑफ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर, लेकिन उस टाइम इन इंस्टीट्यूशंस को प्रेसिडेंट और डेप्यूटी प्रेसिडेंट के नाम से जाना जाता था। 1921 में सच्चिदानंद सिन्हा बने फर्स्ट डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। फिर उसके बाद आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। उस एक्ट ने प्रेसिडेंट एंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली इन नोमेनक्लेचर्स को चेंज कर दिया टू स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर। बट हमें पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इंप्लीमेंट नहीं हो पाया था, उसका फेडरल पार्ट इंप्लीमेंट नहीं हो पाया था, प्रिंसली स्टेट्स के साइड से सपोर्ट नहीं था। तो these nomenclatures of president and deputy president continued. लेकिन फिर इंडिपेंडेंस के बाद we got M.A. Iyengar as the first deputy speaker of India. तो बिकॉज उसके बाद ये नोमेनक्लेचर्स भी चेंज हो गए थे। अब समझते हैं कि ये डेप्यूटी स्पीकर का इलेक्शन होता कैसे है। तो जस्ट लाइक द स्पीकर, द डेप्यूटी स्पीकर इज आल्सो इलेक्टेड बाय द लोकसभा फ्रॉम अमंगस्ट इट्स मेंबर्स। और डेप्यूटी स्पीकर का जो इलेक्शन होता है वो तभी होता है वंस द स्पीकर इज इलेक्टेड, और स्पीकर डिसाइड करता है द डेट ऑफ इलेक्शन ऑफ द डेप्यूटी स्पीकर। सो 3 थिंग्स टू रिमेंबर हियर। डेप्यूटी स्पीकर वैसे ही इलेक्ट होगा जैसे स्पीकर इलेक्ट होता है, by the Lok Sabha members and from amongst them. And the third thing, कि speaker is the one who is going to decide the date of the election of the deputy speaker. अब speaker और deputy speaker की post का एक comparative analysis करते हैं। Now deputy speaker performs the duties of the speaker's office when it is vacant or when the speaker is absent. अब ये जो speaker का office है ये vacant कब हो सकता है? 2 cases में, या तो resignation या removal। तो या तो स्पीकर का ऑफिस वेकेंट है या फिर स्पीकर एब्सेंट है। तो इन 2 केसेस में डेप्यूटी स्पीकर इज गोइंग टू परफॉर्म द ड्यूटीज, द फंक्शंस ऑफ द स्पीकर। बट व्हेन स्पीकर इज प्रिसाइडिंग ओवर द हाउस, देन डेप्यूटी स्पीकर इज जस्ट लाइक एनी अदर मेंबर ऑफ द हाउस। उनके कोई स्पेशल इंपॉर्टेंट प्रिविलेजेस, फंक्शंस, पावर्स कुछ नहीं होते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डेप्यूटी स्पीकर सबऑर्डिनेट है स्पीकर के। Deputy Speaker is not subordinate to the Speaker. Deputy Speaker is directly responsible to the House just like any other member. लेकिन एक खास बात है about the office of the Deputy Speaker, that when Deputy Speaker
is elected to any of the parliamentary committees, they automatically become its chairperson. So this is an important feature of the office of the deputy speaker. Please remember this. Now let's talk about the constitutional provisions regarding the post of the deputy speaker. The first and the most important is Article 93. Article 93 बोलता है कि लोकसभा must choose two members from the house to be speaker and deputy speaker. तो इससे हमें पता चल रहा है that the office of deputy speaker is a constitutional authority. तो आर्टिकल 93 डेप्यूटी स्पीकर के ऑफिस को एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी बनाता है. नेक्स्ट इज आर्टिकल 94. It provides for the procedure of vacation, resignation and removal of speaker and deputy speaker. Then article 95 वो बोलता है कि deputy speaker performs the speaker's duty when speaker's post is vacant. और इस टाइम पर जो भी रूल्स ऑफ लोकसभा हैं जहां भी स्पीकर मेंशन्ड है, all those references will then be considered for the deputy speaker. तो जब भी स्पीकर का ऑफिस वेकेंट होगा और डेप्यूटी स्पीकर प्रिसाइड कर रहे होंगे हाउस पर, then all the references to the speaker in the rules will be deemed to be the references to the deputy speaker. Then next is Article 178. It contains the corresponding provisions for speaker and deputy speaker in the state legislative assemblies. Now let's talk about some traditions and conventions. So 10th Lok Sabha तक speaker and deputy speaker दोनों ही ruling party से आते थे, लेकिन 11th लोक सभा में एक कंसेंसस एस्टैब्लिश हुआ कि स्पीकर आएगा रूलिंग पार्टी से और डेप्यूटी स्पीकर की पोस्ट दी जाएगी ऑपोजिशन पार्टी को. तो ये है सूरज भान जी. ही वाज द डेप्यूटी स्पीकर इन द 11th लोक सभा. अब इस टाइम पर पावर में थी यूनाइटेड फ्रंट की गवर्नमेंट. इट वाज अ कोलिशन गवर्नमेंट ऑफ 13 पॉलिटिकल पार्टीज. तो सूरज भान जी बिकेम द डेप्यूटी स्पीकर एंड ही केम फ्रॉम बीजेपी. तो 11th लोक सभा से ये कंसेंसस एस्टैब्लिश हुआ कि स्पीकर विल कम फ्रॉम द रूलिंग पार्टी एंड डेप्यूटी स्पीकर विल कम फ्रॉम द ऑपोजिशन पार्टी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फंक्शंस ऑफ द डेप्यूटी स्पीकर. द फर्स्ट वन इज दैट अ डेप्यूटी स्पीकर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी. हमने पहले स्लाइड में देखा था कि आर्टिकल 93 है जो डेप्यूटी स्पीकर को एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी बनाता है. सो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है. इट हैज बीन मैंडेटेड अंडर आर्टिकल 93. Deputy Speaker holds an independent constitutional position and it is not subordinate to the Speaker. The next function, which is the most important one, is that Deputy Speaker maintains legislative continuity. Now just consider this example कि एक joint sitting होनी है लोकसभा और राज्यसभा की and Speaker is absent. Then who is going to preside over that joint sitting? तो इस टाइम पे Deputy Speaker will be acting as the Speaker और डेप्यूटी स्पीकर प्रिसाइड करेंगे उस जॉइंट सिटिंग को. तो स्पीकर की एब्सेंस में या स्पीकर की ऑफिस की वेकेंसी में लेजिस्लेटिव डिसरप्शन ना हो, लेजिस्लेटिव प्रोसेसेस स्मूथली कैरिड हो पाए, तो डेप्यूटी स्पीकर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. सो दिस इज द सेकंड फंक्शन दैट अ डेप्यूटी स्पीकर मेंटेन्स लेजिस्लेटिव कंटिन्यूटी. द थर्ड वन इज दैट डेप्यूटी स्पीकर इज अपहोल्डर ऑफ न्यूट्रलिटी. क्योंकि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन पार्टी से आते हैं, अब इलेक्ट होने के बाद इट इज एक्सपेक्टेड दैट डेप्यूटी स्पीकर carries out those functions in an unbiased manner to uphold the integrity of the house and act in a fair manner. Then the fourth one is that deputy speaker is a symbol of bipartisanship. तो डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन पार्टी से आ रहे हैं. अब क्योंकि ऑपोजिशन पार्टी को एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट दे दी गई है, तो ये पोस्ट इंश्योर करती है कि इंडिया में कंसेंसस बेस्ड पॉलिटिक्स हो, इंडिया में क्रॉस पॉलिटिकल पार्टी ट्रस्ट हो और डेमोक्रेसी और स्ट्रेंथन हो. That is why the post of deputy speaker is very important. Now let's come to the main slide of this topic. What are the implications of prolonged vacancy of the post of deputy speaker? अब क्योंकि डेप्यूटी स्पीकर है ही नहीं, तो उनके फंक्शंस कौन कैरी आउट करेगा? तो इसके आंसर के लिए वी विल नॉट प्रिपेयर सेपरेट पॉइंट्स. हम इसके पॉइंट्स निकालेंगे फंक्शंस ऑफ डेप्यूटी स्पीकर वाली स्लाइड से. नाउ द फर्स्ट इम्प्लीकेशन विल बी, क्योंकि पहला फंक्शन था कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, अब क्योंकि डेप्यूटी स्पीकर नहीं है तो उसके एब्सेंस का फर्स्ट इम्प्लीकेशन होगा वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस. सो देयर इज गोइंग टू बी वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस. Then the second implication will be there will be disruption in the legislative business. This is the second implication.
Then the third implication will be, क्योंकि डेप्यूटी स्पीकर अपहोल्डर है ऑफ न्यूट्रलिटी, उनकी पोस्ट की वेकेंसी का होना दैट इज गोइंग टू अंडरमाइन द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स इन इंडिया. So that will be the third point, that democratic principles will be undermined. अब फंक्शन से ही फोर्थ पॉइंट निकालते हैं इम्प्लीकेशन का, क्योंकि डेप्यूटी स्पीकर को बोला गया है सिंबल ऑफ बाईपार्टिसनशिप and prolonged vacancy of that office will create democratic deficit in India. It is going to create parliamentary imbalance. So that will be the fourth point, कि deputy speaker की absence से there will be parliamentary imbalance. So अभी तक हमने जितना पढ़ा उससे हमें ये तो समझ आना चाहिए कि डेप्यूटी स्पीकर का ऑफिस एक सिंबॉलिक ऑफिस नहीं है. इट इज एन एसेंशियल पिलर ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी. Constitution is supreme in Indian parliamentary democracy. So Lok Sabha must elect a deputy speaker and they must act in the spirit of the constitution. So this was all for today's video. We'll see you in the next one. Till then, stay tuned.